सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और हमारे सभी रेडियो मित्रों को नमस्कार। क्या हाल है? हाल बहुत अच्छे हैं और भाई आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें होने वाली हैं। एक खास बात है। हाँ। तो अपनी सखियों सखाओं से हम शेयर कर लें पहले। और आपको तो पता ही है, आज हम अपनी सखियों को और सखाओं को एक ऐसी शख्सियत से बेहद दिलचस्प बातचीत सुनवाएंगे जिनका आकाशवाणी से गहरा ताल्लुक रहा है, जिन्होंने कुछ समय तक विविध भारती की मुखिया के रूप में कार्य किया। वो हैं दूरदर्शन की पूर्व महानिदेशक श्रीमती विजयलक्ष्मी छाबड़ा। श्रीमती विजयलक्ष्मी छाबड़ा न केवल कुशल प्रशासक रहीं, बल्कि वे एक बेहद खूबसूरत बेहतरीन इंसान भी हैं। क्या बात है। और हम सब सखियों सहेलियों के लिए वे प्रेरणा की स्रोत हैं। और सच बताऊं तो हमारी खुशनसीबी है कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला उनके प्रशासन में। और खास बात यह है कि गीतों की बड़ी शौकीन है, कार्यक्रमों में बहुत ध्यान से सुनती थी कार्यक्रमों को, और भारतीय हैंडलूम पर शोधपूर्ण पोस्ट भी लिखती हैं सोशल मीडिया पर, जिससे बहुत सारी जानकारियां मिल सकती हैं सखियों को और सखाओं को भी। तो और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी जब हम बातचीत सुनवाएंगे। विजयलक्ष्मी छाबड़ा से बातचीत होगी इसी कार्यक्रम में। तो सखियां सहेलियां सखा इंतजार करें उनकी बातचीत सुनने के लिए, क्योंकि बातचीत बड़ी दिलचस्प है। और ये बातचीत इसलिए है क्योंकि आज एक बड़ा खास दिन है और ये है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। तो आज सुबह से ही रेडियो पर इसकी बहुत चर्चा हो रही है, इसीलिए खास बातचीत है। और इसके अलावा पर भी हम बातचीत करेंगे। हाँ जी, और जीवन के सूत्र क्या है, या कह सकते हैं कि जीवन जीने की कला क्या है, इस पर बातचीत होगी। और क्योंकि मंगलवार का दिन है, गीत मंजरी का दिन है, तो इसमें हम बात करेंगे छतरी के विषय में, क्योंकि बारिश का मौसम है। बिल्कुल, बारिश के मौसम में सबसे पहले छाता ही तो काम आता है। और इस वक्त क्या जरूरी है? इस वक्त जरूरी है गीत। सुन लेते हैं।
मीठी सेज इस फिल्म का गाना सखियां और सखा सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल थे, आदि नारायण राव का संगीत था। और इसके बाद हम बात करते हैं जीवन के सूत्र या जीवन जीने की कला के बारे में। तो ममता जी, हम अक्सर देखते हैं आमतौर पर एक इंसान की उम्र 70-80 साल के आसपास की ही होती है और बहुत अच्छी सेहत हुई तो 90-95 या कोई कोई 100 तक भी पहुंचते ही हैं। लेकिन इन 100 सालों में जो शुरुआती 25 साल होते हैं वो तो लगभग शिक्षा पूरी करने में, अपना करियर बनाने में, खुद को समझने में और आसपास के वातावरण को समझने में लग जाते हैं। और बाकी के इसके बाद के जो 25 साल होते हैं वो गृहस्थ जीवन का जो संघर्ष है, हम सभी उससे गुजरते हैं, उसमें निकल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जब उम्र 50 के पार होती है तब सोचते हैं कि अब कुछ अपने लिए जी लिया जाए। जीवन भागते दौड़ते पीछे छूट रहा है, अब सुकून से जी लिया जाए। हालांकि ये सोच सभी के लिए परिस्थिति के अनुकूल हो ये जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकती है। और आजकल जीवन प्रबंधन, जिसे हम लाइफ मैनेजमेंट कहते हैं, ये बहुत सुनने को मिलता है कि हम अपने लाइफ का मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन का प्रबंधन सही तरीके से कर पाते हैं। लेकिन सुखी जीवन का रहस्य तो इन पंक्तियों में भी है, जिन्हें बहुत लोगों ने सुना भी होगा। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पंचम सुख स्वदेश में बासा, छठवां सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य हो जीवन। क्या बात है। जीवन का पहला सूत्र या पहला सुख निरोगी काया को बताया गया है और व्यक्ति 4 कारणों से अस्वस्थ होता है। 4 कारण के अलावा भी और कारण हैं, जैसे कि पहला मौसम है, वातावरण है, दूसरा खाने पीने से, चिंता, क्रोध और चौथा कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण है अनिद्रा, जिसकी वजह से अक्सर सेहत खराब हो जाती है। एक कारण और बता दें, लगातार तकनीक से जुड़े रहना, मोबाइल और कंप्यूटर या लैपटॉप से जुड़े रहना, कई बार उससे भी सेहत खराब होती है। बिल्कुल सही बात है। मौसम की अगर आपने बात की तो मौसम पर हमारा कोई वश नहीं, लेकिन घर और पहनावा ऐसा हम रख सकते हैं जो हमारी सुरक्षा करता हो। घर में हवा हो, सूर्य का प्रकाश भी इधर आना चाहिए ताकि शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। कपड़े भी मौसम के अनुरूप हम पहन सकते हैं और खाना पीना भी हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि सुपाच्य पोषक आहार जरूरी है। कहने का अर्थ ये कि ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरह का भोजन करते हैं, आहार कैसा ले रहे हैं। इसके साथ साथ बीच बीच में उपवास जरूरी है, क्योंकि कई बार हम बिल्कुल बारिश जैसा मौसम जब होता है ना तो हम ऐसी चीजें खा लेते हैं स्वाद में आकर, तो ऐसा अगर हम करते हैं तो उपवास रहकर उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उपवास की तरह जी जो कि आज उपवास है तो खूब सारा फलाहारी भोजन बना के खा लिया, तो वो भी नुकसानदेह होता है। और नींद बहुत जरूरी चीज है जिसे हम इग्नोर करते हैं आजकल, क्योंकि काम का प्रेशर या तनाव इतना ज्यादा होता है और महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं लोगों में, तो लोग नींद को इग्नोर करते हैं कि चलो 4 घंटे की नींद भी बहुत है, 5 घंटे की नींद भी बहुत है। लेकिन नींद कहा जाता है कि एक दवा की तरह काम करती है। अगर आप काम करने के बाद 7 से 8 घंटे भरपूर नींद लेते हैं, स्वस्थ नींद लेते हैं, तो फिर आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। और हो सके तो थोड़ा योग करें, पैदल चलें, तैराकी, कसरत, जिस भी तरह से आप करना चाहते हैं जो व्यायाम, वो कर लें। 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और जिस शरीर में हमें 70, 80, 90 साल तक रहना होता है तो निश्चित है कि उसके लिए कुछ तो मेहनत हमें करनी ही होगी। और हो सके तो जो बाहर की चीजें, जिन्हें हम कह सकते हैं कि कई बार जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, उनसे हम दूर ही रहें तो बेहतर है। और क्यों ना एक गाना सुन लिया जाए बीच में। एक चीज मांगते हैं, क्या? एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। पहले चीज का नाम बताओ। देखो हम पर शक ना लाओ, उल्टी सीधी चीज कभी ना मांगे सच्चा प्यार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, एक चीज मांगते हैं। अच्छे से फरमाइश करना, सुनने से पहले क्या डरना। मांगो बाबा कुछ भी मांगो। मांगू हाँ हाँ, दिल
पर रख कर हाथ करो पहले हमसे इकरार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, एक चीज मांगते हैं। मांगू छोटा सा नजराना, इतना लंबा अफसाना, मांगू छोटा सा नजराना, इतना लंबा अफसाना। जल्दी से कह दो, कह तो रहा हूँ, अरे जल्दी से कह दो, कह तो रहा हूँ। रात को खिड़की खोल के रखना। हाय राम, तुम आओगे? हाँ हाँ हाँ, रात को खिड़की खोल के रखना, दो नैनों से बोल के रखना। आगे बोलो। यही आए मेरे सपने तो ये करना दे इनकार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, एक चीज मांगते हैं। खुली खुली इस जुल्फ का साया मांगू तो क्या दोगी? बस रंग रूप का ये सरमाया मांगू तो क्या दोगी? ना ना, कहो तुम्हारी बाहों में मैं रह सकता हूँ। अभी नहीं। क्या इन होठों को मैं अपना कह सकता हूँ? अभी नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं कि जाने किस दिन टूटेगी दीवार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। पहले चीज का नाम बताओ। देखो हम पर सपना लाओ, अब जो मिलना। अच्छा जी, अब जो मिलना, बांध के सहरा ही मिलना सरकार। तो अगले इतवार? जी सरकार। अच्छा है त्योहार। बाबुल की गलियां फिल्म का गाना था। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें थीं। अब सखी सहेली कार्यक्रम में ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। चंचल जी, आप बहुत ध्यान से सुनना चाह रही हैं, हमें भी लग रहा है, हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे हैं। हमने सखियों से, सखाओं से वादा किया था कि आज एक ऐसी शख्सियत से हम बेहद दिलचस्प बातचीत सुनवाएंगे जिनका आकाशवाणी से गहरा ताल्लुक रहा है और जिन्होंने कुछ समय तक विविध भारती की मुखिया के रूप में कार्य किया। वो हैं दूरदर्शन की पूर्व महानिदेशक श्रीमती विजय लक्ष्मी छाबड़ा, और वे बड़ी ही खूबसूरत और बेहतरीन इंसान भी रही हैं। ये हमने अपने श्रोताओं को बताया। भारतीय हैंडलूम पर शोधपूर्ण पोस्ट लिखती हैं सोशल मीडिया पर, जिससे बहुत सारी जानकारियां हासिल हो सकती हैं। तो चलिए अब हम सुनते हैं वो बातचीत दूरदर्शन की पूर्व महानिदेशक श्रीमती विजय लक्ष्मी छाबड़ा से। ये है यूनुस खान की बातचीत, लेकिन उससे पहले हम छाबड़ा मैडम का संदेश सुनते हैं प्रसारण दिवस पर। जी, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर विविध भारती के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आकाशवाणी मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है।
35 साल की नौकरी जो मैंने प्रसार भारती में की, उसमें से 20 साल मैंने आकाशवाणी में बिताए। और 35 साल की उम्र में, कम उम्र में, जब मैं स्टेशन डायरेक्टर बनी तो मेरी सबसे पहली पोस्टिंग विविध भारती में हुई। इसलिए विविध भारती मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। इससे मुझे बहुत प्यार है। यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा और यहाँ मैंने बहुत कुछ परिवर्तन भी किया था। जो सबसे बड़ी सीख मुझे विविध भारती में मिली थी वो ये कि मनोरंजन के कार्यक्रम जो आकाशवाणी में गंभीर कार्यक्रम होते हैं उनसे कुछ कम अच्छे नहीं हैं। फिल्मी गीतों को अक्सर हम करंट अफेयर्स के सामने थोड़ा कम समझा करते थे, पर वो एक गलत फहमी है। मनोरंजन के माध्यम से मैंने कमर्शियल रेवेन्यू कमाना सीखा, जो बाद में जाके मेरे पूरे करियर का एक बहुत बड़ा अंग बना। विविध भारती हमारे देश के मध्यम वर्गीय परिवारों के घरों में एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है, जो पूरे दिन चलता रहता है, मनोरंजन करता रहता है, किसी के काम में कोई बाधा नहीं डालता। लोग सुनते रहते हैं और अपने काम काज करते रहते हैं। उन्हें रेडियो बंद करने की जरूरत नहीं होती। ये रेडियो की सबसे बड़ी शक्ति है और ये काम विविध भारती ने आकाशवाणी के सभी केंद्रों की तुलना में सबसे बेहतरीन तरीके से किया। विविध भारती के अनाउंसर बहुत सुसंस्कृत तरीके से बात करते हैं, कम से कम बोलते हैं और लोगों के दिल तक पहुंच जाते हैं। डिजिटल मीडिया के माध्यम से एफएम रेडियो पर और हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन्स हैं उन सब पर आज विविध भारती हमें मिलता है। अब ये कंपटीशन का जमाना है। इस कंपटीशन में विविध भारती को अपने आप में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जुटे रहना है। ये जिम्मेदारी विविध भारती में काम करने वाले मेरे जितने साथी हैं उन सबकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि विविध भारती को बचाए रखें। मैं सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर हूँ, खासतौर पर इंस्टाग्राम पर। मेरे इंस्टाग्राम के लगभग हर पोस्ट में एक छोटा सा सेक्शन में आखिर में रखती हूँ सॉन्ग ऑफ द डे, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम के हर पोस्ट में सुविधा है कि आप कोई भी गाना लगा सकती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, कोई भी गाना। तो मेरी पसंद है पुरानी हिंदी के गाने चुन चुन कर मैं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बचपन की याद दिलाते हैं और विविध भारती की याद दिलाते हैं, भूले बिसरे गीत की याद दिलाते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं इनके बारे में सब कुछ लिखूं, इनके गीतकार कौन हैं, इनको गाने वाले कौन हैं, ये किन पर फिल्माया गया है, क्योंकि ये गाने हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे। ये खाली बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, ये किसी इफेक्ट की तरह नहीं यूज होने चाहिए जैसे रील में लोग इसे इफेक्ट की तरह यूज करते हैं। इनका बहुत महत्व है। तो लोगों ने मुझे लिख भेजा कि उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है। वो मेरा पोस्ट पढ़ते हैं साड़ी के बारे में जानने के लिए, मेरे करियर के चैलेंजेस जिनके बारे में लिखती हूँ वो समझने के लिए, बहुत सी तमाम बातें और जानने के लिए मेरे पोस्ट को पढ़ते हैं। पर आजकल वो इंतजार करते हैं कि क्या मेरे पोस्ट में आखिर में सॉन्ग ऑफ द डे के बारे में कुछ लिखा है या नहीं। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी छाबड़ा, जो न केवल लंबे समय तक विविध भारती से जुड़ी रही हैं बल्कि दूरदर्शन की महानिदेशक होकर सेवानिवृत्त हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके जी। विविध भारती तो मेरे घर जैसा है। ये जो महिलाएं हैं पूरे देश की, इनके लिए कितना मायने रखता है विविध भारती जैसा चैनल? आज हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के दिन आपसे ये बात जानना चाहते हैं। तुमने महिलाओं की बात की। मुझे लगता है कि एक जमाने में महिलाएं और पुरुष दोनों ही विविध भारती को सुना करते थे जी। और फिर जब कार रेडियो आ गया तो मुझे लगता है कि पुरुष ज्यादा सुना करते थे। वो गाड़ी चलाते हैं, महिलाओं की तुलना में प्रतिशत थोड़ा अधिक होता है पुरुषों का गाड़ी चलाने का। लेकिन हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि मध्यम वर्गीय परिवार की जो महिलाएं हैं
उनके घर में, क्योंकि मुझे जब भी मैं अपने पोस्ट में लिखती हूँ कुछ विविध भारती के बारे में इंस्टाग्राम में, अभी भी तमाम लोग उस पोस्ट में मुझे लिख भेजते हैं कि वो कितना विविध भारती सुनते हैं अपने घर में काम करते हुए। और अक्सर वो लोग जो लिखते हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं होती हैं जो घर में होती हैं, तो वो अपने काम को करने से पहले रेडियो लगा देती हैं और खाना बनाती हैं, सिलाई करती हैं, घर की सफाई करती हैं। तो मनोरंजन का एक बहुत बड़ा, क्योंकि वो टीवी तो देख नहीं सकती, विविध भारती उनके किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करता। वो पीछे से, मैंने कहा ना, वो हमारे देश का इट्स बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ मिडिल क्लास इंडियन होम्स। इस तरह से मैंने जब लिखा तो लोगों को वो बहुत अच्छा लगा कि वो तो सच में सालों से बैकग्राउंड म्यूजिक बना हुआ है और लोग कई बार शायद उन्हें पता भी नहीं होता कि कितना महत्वपूर्ण है। अनजाने में कितने गाने उन्हें रट जाते हैं। आपके यहाँ से महिलाओं के जो प्रोग्राम होते हैं उसको सुनकर वो कितना कुछ उससे सीखते हैं। घर में रहते रहते भी आत्मनिर्भरता की कितनी बातें वो रेडियो सुनते सुनते सीख लेते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। और खासतौर पे आकाशवाणी के स्टेशन विविध भारती, क्योंकि शॉर्ट वेव पे भी है, एफएम पे भी है, मीडियम वेव पे भी है, लोकल रेडियो स्टेशन से भी रिले होता है, तो गांव गांव तक पहुंचता है। और कई महिलाओं के पास, जिनके पास शायद और डिजिटल माध्यम नहीं है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं है, वहां पे वाईफाई नहीं पहुंचता है, वहां पर अभी भी उनके मनोरंजन का ये बहुत बड़ा साधन है। और गाने सुनाते सुनाते उसके बीच बीच में जो आप महत्वपूर्ण मैसेजेस उनको दे सकते हैं, हर चीज के बारे में, विकास के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, लड़कियों की पढ़ाई के बारे में, कि उन्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए, उन्हें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, इस तरह के जितने भी मैसेजेस हैं आप विविध भारती के जरिए अगर देंगे तो वो कहीं आसानी से लोगों तक पहुंचते हैं, बजाय कि बहुत भारी भरकम नेशनल प्रोग्राम के द्वारा अगर आप ये करें तो वो तो लोगों तक पहुंचते ही नहीं है। ये तो मैंने विविध भारती से ही सीखा, जो आगे चलकर जब मैं महानिदेशिका बनी इन सब चीजों को मैंने लागू किया। जी, एक स्वस्थ मनोरंजन देने वाले रेडियो चैनल के रूप में विविध भारती की इतनी तेज सूचना क्रांति है, जहां मनोरंजन की सूचनाओं की तेज आंधी चल रही है, आप क्या भूमिका देखती हैं हमारी? देखिए, भूमिका विविध भारती की यही रहनी चाहिए, क्योंकि विविध भारती में शोरगुल बिना बात के लिए नहीं है। अब तो विविध भारती एफएम पे है, हमें उसी की बात करनी चाहिए, क्योंकि मीडियम वेव भी अब धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। इस समय का तो एफएम ही है और उसके बाद धीरे धीरे वाईफाई के जरिए ही सब कुछ होगा। तो उस प्लेटफॉर्म पे हजारों स्टेशन और होंगे, अभी 100 की मात्रा में है। जब आपको इंटरनेशनल स्टेशन भी मिलते रहेंगे तो बहुत लोगों के साथ आपकी प्रतियोगिता है, आपके सामने चुनौती है। तो मैं सोचती हूँ विविध भारती जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए, साफ सुथरा, स्वस्थ और कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना। और किस तरह से हम गानों के बारे में बताते हैं, ये गायक कौन है, ये किस फिल्म का है, ये किस पर फिल्माया गया था, ये सारी चीजें लोगों को कितनी अच्छी लगती हैं, ये मुझे अपने पोस्ट से पता चलती हैं। द सॉन्ग ऑफ द डे करके मेरा एक छोटा सा सेक्शन होता है, जिसमें जो मैंने गाना लगाया होता है उसके बारे में मैं लिखती हूँ। और मैं कहती हूँ कि विविध भारती में इस तरह से अनाउंसर बोला करते थे, तो मैं भी अपने पोस्ट में ये लिखती हूँ ठीक उन्हीं की तरह। लोग मुझे पलट के वापस लिखते हैं कि ये कितनी जानकारी देने वाली चीज है और ये गाना उन्हें कितना पसंद था अपने पुराने दिनों में। और यंग जो हैं वो लिखते हैं कि उन्होंने मेरे उतने छोटे से वो 4 लाइन से बहुत कुछ सीख लिया उस गाने के बारे में, जो ना तो उन्हें प्राइवेट एफएम सुनते समय उसकी कोई जानकारी मिलती है, ना जब वो इंस्टाग्राम पे उन गानों को सुनते हैं उनके बारे में ना कोई एनेक्डोट होता है, ना उसके बारे में कोई खास जानकारी होती है। तो विविध भारती को एक स्वस्थ मनोरंजन के रूप में ही अपने आप को बनाए रखना चाहिए, तभी वो अलग थलग दिखाई देगा, तभी वो शोरगुल से दूर होगा। हाँ, थोड़ी उसमें जान डालनी चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बहुत बड़ा कंपटीशन है, लेकिन वो सब आ गया हमारे सामने। दूरदर्शन के सामने कितना बड़ा कंपटीशन आ गया। प्राइवेट चैनल को तो छोड़ दीजिए, अब तो ओटीटी चैनल बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी बाधा के आप बिंज वॉचिंग करते चले जाते हैं।
तो ऐसे में अपने लिए बहुत सोच समझ कर आपको जगह बनानी पड़ेगी। आपको सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म यूज करने पड़ेंगे लोगों तक पहुंचाने के लिए। जो भी सुनने के तरीके हैं, फोन पे सुनना है, आपको ऐप डाउनलोड करना है, उसकी जानकारी दीजिए कि आप उस ऐप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी, बहुत सारा शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए और हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर हमारे श्रोता सुन रहे थे दूरदर्शन की पूर्व महानिदेशक श्रीमती विजय लक्ष्मी छाबड़ा से यूनुस खान की बातचीत। ये बातचीत हमने टेलीफोन पर रिकॉर्ड की थी। सखी सहेली कार्यक्रम में चंचल जी आप कुछ सोच विचार कर रही हैं, तो हम एक काम करें, गाना सुन ले पहले। बिल्कुल सुन लेते और हैं। उसके बाद फिर छोटा सा अंतराल, और उसके बाद अपनी जो बातचीत अधूरी रह गई थी वो उसे हम पूरा सुनवाएंगे। करेंगे। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। तू वही है जिसे इस दिल ने सदाएं दी है। तू वही है जिसे इस दिल ने सदाएं दी है। तू वही है जिसे नजरों ने दुआएं दी है। तू वही है कि जो दिल लेके मुकर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाजों में ये था राजा मेहदी अली खां का लिखा गाना। संगीतकार थे मदन मोहन, फिल्म थी नीला आकाश। और ममता जी, अब फिर से समय हो चला है एक अंतराल का। लेते हैं। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और ये खास इंटरव्यू जो हम सुन रहे थे, टेलीफोनिक इंटरव्यू था। इससे पहले हम बात कर रहे थे जीवन के सूत्र के बारे में। तो जीवन के सूत्र के बारे में बात कर रहे थे और कि कैसे हम अपने जीवन का प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं ना। तो
हमारी योग्यता ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है ममता जी। हम जितने कार्यकुशल होंगे, मार्ग की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और कह सकते हैं कि जो जिंदगी जीने के सही रास्ते हैं वो खुलते जाएंगे हमारे सामने। और स्वाध्याय का अभ्यास हमें मनचाहा भविष्य देता है, यानी कि अध्ययन हमें हमेशा चालू रखना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, खुशी मिलती है। इसलिए साहित्य को भी हम अपना मित्र बना सकते हैं। उससे जानकारी मिलती है। अगर साहित्य को अपना दोस्त बना लेते हैं तो फिर आपको किसी साथी की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि जब आप कुछ पढ़ने चलते हैं तो आप सारी बातें भूल जाते हैं, सारे तनाव भूल जाते हैं। और साथी तो है ही, और जानकारियां आपकी बढ़ती हैं। और समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो तत्कालीन समाज की जानकारियां भी साहित्य से आपको मिलती हैं। बहरहाल सफल भी वही होते हैं जो अपने जीवन का मैनेजमेंट सही तरीके से कर लेते हैं, जीवन में कुछ अच्छा चाहते हैं। अच्छा चाहने के लिए खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपके भीतर सकारात्मक विचारों की आवाजाही होगी। और ये सब तो अभ्यास से भी संभव हो सकता है। जीवन को नई दिशा देने की शुरुआत हम छोटे छोटे संकल्प लेकर कर सकते हैं। अच्छा सोचना और महसूस करना स्वाध्याय की पहली शर्त है। कहावत है ना कि जैसी मति वैसी गति। और कहते भी तो है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। यदि मनुष्य हिम्मत ना हारे और निरंतर अभ्यास करता रहे, कुछ प्रयत्न करता रहे, तो असंभव शब्द के लिए शायद कहीं स्थान ही नहीं होगा। और धीरे धीरे कोई भी कार्य अगर हम करते रहें तो कुशलता पाई जा सकती है और पूरी तरह से हम योग्य भी शायद एक दिन बन सकते हैं। और कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अगर हम रखें तो इसमें बड़ी समझदारी वाली बात है। जैसे बहुत सारे दवाइयों के बारे में हम जानकारी रख सकते हैं, आयुर्वेद से संबंधित जानकारी है, टेक्नोलॉजी के बारे में, ये तो सभी को जानना चाहिए क्योंकि अगर आपको मोबाइल चलाना है तो वो भी एक टेक्नोलॉजी है। संचार के बहुत सारे माध्यम इन दिनों खुलते जा रहे हैं, जैसे इंटरनेट भी है, मोबाइल है। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें अपडेट होते रहना चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रही हैं चंचल जी। और किसी ने कहा भी है कि इंसान गलतियां करके सीखता है, गलतियां करके ही इंसान बेहतर भी बनता है। लेकिन हालात से समझौता करके हार मान लेना या निराश हो जाना सही नहीं होता है। तो जिंदगी हर कदम, हर मोड़ पर एक नया सबक सिखाती है जो हमें और मजबूत बना देता है। इसी तरह की टिप्पणियां भी आई हैं हमारे श्रोताओं की ओर से। तो क्या लिखा है हमारी टिप्पणी में, वो हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते चलें। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि तेरी छांव में, ये हम आगे पढ़ के सुनाएंगे। पहले जो जीवन के सूत्र के बारे में टिप्पणी है उसके बारे में हम बता दें। लिखा है एक श्रोता ने कि ये सूत्र तो छोटे छोटे हैं, वेदों और उपनिषदों से में भी ये भरे पड़े हैं, लेकिन इनके अन्वेषण करता और अनुपालन करता तो बहुत ही बड़े बड़े हैं। आज भी लोग हैं, लेकिन उनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी के कुछ ऐसे विचार हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आचरहि ते नर न घनेरे। अब सोचिए कि ऐसे सूत्रों का क्या मतलब जो अपरिचित ही रह जाए। देखिए, जब जिस काल में, जिस समय कालखंड में ये लिखा गया था, उस कालखंड के लिए ये बहुत ही प्रासंगिक था। समय बदलता है तो अभी दूसरे तरीके की लिखावट हुई, दूसरे तरीके से लिखे जाने लगे, लेकिन बातें तो कमोवेश वही रही हैं। बिल्कुल। और एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है कि जीवन विरोधाभासी मूल्यों से भरपूर है। अच्छा समय और बुरा समय, जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद जीवन मूल्य को स्थिर रखें। चुनौतीपूर्ण समय पर त्याग की भावना रखें, उसका सामना करें, क्योंकि ये तय करना भी समय पर चला जाएगा। अच्छे समय पर सेवा की भावना रखें और क्षमता के अनुसार मदद करें। तो अब एक गाना सुने। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से
कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर। किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर। हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं, उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। अनुरोध फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और जब ये गीत बज रहा था ना, तो वो चीज मुझे ध्यान आ रही थी कि जो इस गाने का पिक्चराइजेशन है, राजेश खन्ना है, वो रेडियो पर गाना गा रहे हैं। तो मुझे याद आया कि आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, जो कि हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन रेडियो प्रसारण आरंभ हुआ था। और कई साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन फिर भी हमारे लिए बड़ा खास दिन है ये, क्योंकि ये रेडियो प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना का प्रतीक है। 1927 में देश का पहला रेडियो प्रसारण एक निजी भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया। और भारत में प्रसारण की शुरुआत दरअसल आकाशवाणी के अस्तित्व में आने से तकरीबन 13 बरस पहले हुई थी। जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब ने देश में पहला प्रसारण किया था और इसके 5 महीने बाद कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना की गई थी। बाद में 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। साल 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का ये नाम दिया और इसे चलाना शुरू किया। और 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। फिर बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। और कह सकते हैं कि जनता को सूचना, शिक्षा, मनोरंजन की सेवाएं हम प्रदान करते आ रहे हैं। ये शुरुआत से ही अपने उद्देश्य जो इसका है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसका अनुसरण भी कर रहा है और बहुत सारी भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाता है। सही बात है। और रेडियो एक मानक भाषा देता है, रेडियो बहुत सारी जानकारी देता है। रेडियो वो है जो हम एक शिक्षक के रूप में पाते हैं। जब रेडियो से कोई बात प्रसारित होती है, कोई
कोई चीज प्रसारित होती है तो उसे हम कागज कलम लेके नोट करते हैं। चंचल जी, आपको भी याद होगा कि जब विविध भारती से खास तौर से कोई कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे, जैसे कि संगीत सरिता है या फिर हवा महल की झलकियां हैं। संगीत सरिता जब प्रसारित होता था तो हम कागज और कलम लेके बाकायदा नोट करते थे। राग रागिनियों के बारे में जो जानकारी दी जाती थी उसे हम नोट डाउन करते थे। और आज के फनकार का नाम होता था एक फनकार, तो उसमें जो फिल्मी कलाकारों के बारे में जानकारियां दी जाती थी नोट करते थे। हमें लगता है कि हमारे श्रोता अभी भी उस सिलसिले को अभी भी जारी रखे हुए हैं। तो रेडियो हमें बहुत कुछ देता है एक साथी के रूप में। बिल्कुल, भारत में रेडियो प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए 600 से भी अधिक रेडियो ट्रांसमीटरों सहित बहुत सारे रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिनमें मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और FM ट्रांसमीटर शामिल हैं। और एक खास बात बताएं कि 23 जुलाई के दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस तो हम मनाते ही हैं, साथ ही इस दिन चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक का भी जन्म हुआ था। और कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन में एक को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। और अब क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए। सुनते हैं। तुझे क्या पता दिल में है क्या अरमां, ये समा फिर कहाँ आ भी जा। खड़ी खड़ी घूमो जरा सामने तो, नया नया छाया मेरे दिल पे नशा। खड़ी खड़ी घूमो जरा सामने तो, मिले न कहीं मुझका हंसी, मिले न कहीं मुझका हंसी। सुन ले हरे नादा ये समा फिर कहाँ आ भी जा, ये समा फिर कहाँ आ भी जा। आशा भोसले की आवाज में ये था उस्ताद फिल्म का गाना। जानिसार अख्तर के बोल थे, ओपी नेगर का संगीत था। और आज गीत मंजरी का दिन है तो बातें होंगी छाते के बारे में। और छाते के बगैर अगर बारिश में निकल जाएं तो भीगने का खतरा रहता है, और अगर भीगना भी है तो छतरी लेके भीगिए तो ज़्यादा आनंद आता है। एक कविता है जो हम साझा करना चाह रहे हैं अपने श्रोताओं से। छाता एक सजग प्रहरी बन धूप और बारिश से बचाता, छाता एक सजग प्रहरी बन धूप और बारिश से बचाता। कभी ज़रूरत पड़े अगर तो काम छड़ी का भी कर जाता।
पहले सिर्फ होता था काला, पर अब रंग बिरंगी छाता। लाल, हरा, नीला और पीला, सभी रंगों में अब है आता। बड़े काम की चीज है छाता, गर्मी वर्षा में साथ निभाता। बड़े शान से सिर के ऊपर साथ साथ लहराता चलता। बारिश कोले अपने ऊपर, पानी को है दूर भगाता। धूप ताप को धारण करके गर्मी से राहत पहुंचाता। देखिए, इसी तरह की एक टिप्पणी आई है श्रोता की ओर से। लिखा है, तेरी छांव में मैं भीगने से बच जाता हूँ। तेरी छाया में हर राह सरल बन जाती है। तेरी हल्की सरसराहट हवा के संग गूंजती है। तेरी मजबूत डंडी हर मुश्किल से जूझती है। बारिश की हर बूंद को तू अपने ऊपर ले लेती है और मुझे सूखा सुरक्षित महसूस करवाती है। तू मेरे साथी है हर मौसम की, तेरे बिना यह सफर अधूरा सा लगता है। और इससे पहले जो कविता की पंक्तियां हम पढ़ रहे थे, वो हमने ली थी कवि वीरेंद्र कुमार की कविता की कुछ पंक्तियां। खोलने दे, भीग जाएंगे, अरे बारिश तेज है। छतरी न खो, उड़ जाएगी, हवा तेज है। अरे खोलने दे, ये भीग जाएंगे, बारिश तेज है। छतरी न खो, उड़ जाएगी, हवा तेज है। ये खोलने दे, ये भीग जाएंगे, अरे बारिश तेज है। छतरी न खो, उड़ जाएगी। भीगे भीगे आंचल में भीगेगा तन, तन में है मन और मन में अगन। भीगे भीगे आंचल में भीगेगा तन, तन में है मन और मन में अगन। ऐसे जो बुझानी हो मन की अगन, अंबर के बादलों का पानी है कम। छतरी न खो, उड़ जाएगी, हवा तेज है। ये खोलने दे, ये भीग जाएंगे, अरे बारिश तेज है। छतरी न खो, उड़ जाएगी। एक बार देखो मेरी आंखों में सनम, प्यार आएगा तो उड़ जाएगी शर्म। हो एक बार देखो मेरी आंखों में सनम, प्यार आएगा तो उड़ जाएगी शर्म। ओ झुकी झुकी आंखों की तुमको कसम, मुझको संभाल बैठे जाते हैं कदम। जरा पास तो आओ, आओ ना। नहीं नहीं, छतरी न खो, उड़ जाएगी, हवा तेज है। ये खोलने दे, अरे भीग जाएंगे, बारिश तेज है। छतरी न खो, उड़ जाएगी।
तुम्हें, अच्छी बुरी आंखों से बचाऊंगा तुम्हें, ओ छतरी की छाया में छुपाऊंगा तुम्हें, अच्छी बुरी आंखों से बचाऊंगा तुम्हें। इतनी इतनी बात है कहना पाए दिल, सोचती हूँ कैसे मैं बताऊंगी तुम्हें। इतनी इतनी बात है कहना पाए दिल, सोचती हूँ कैसे मैं बताऊंगी तुम्हें। कह दो ना। करो इंतजार आएगा वो दिन, थोड़ी देर है। कब आएगा? अरे 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 छतरी उड़ गई, उड़ जाने दे, भीग जाएंगे। ये भीग जाने दे, बारिश तेज है, ये भीग जाएंगे, बारिश तेज है, ये भीग जाएंगे। हाँ, छतरी अगर उड़ जाएगी तो भीग जाएंगे निश्चित रूप से, इसलिए छतरी को बचाए रखें, उड़ने ना दे। दो झूठ फिल्म का गाना था, किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थी, एमजी हशमत के बोल थे। छाता या छतरी शब्द सुनते ही याद आती है बारिश की रिमझिम फुहार। हालांकि छतरी हमें सिर्फ बारिश से नहीं धूप से भी बचाती है। धूप और बारिश का छाते से बड़ा गहरा नाता है, और हो भी क्यों ना, तब यही छतरी तो हमारा सुरक्षा कवच बनकर हमारे साथ होती है ना। तेज धूप हो या झमाझम बारिश, छाता सबको याद आ ही जाता है। चंचल जी कहाँ भीगने चली गई क्या बारिश अरे में? नहीं भाई, मैं यही हूँ। और खास तौर पे जब निकलना होता है कहीं बाहर, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, बाजार, किसी काम से कहीं भी जाना हो, तो भाई छाता तो बहुत जरूरी चीज है। और हर कोई यही कहता नजर आता है, भाई छाता कहाँ है, छाता कहाँ है। और तब किसी खूंटी पर टंगा हुआ है छाता भी ऐसे लगता है खुद पर इतरा रहा होगा। और उस छाते को भी लगता है कि हर किसी के जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा समय जरूर आता है जब वो आम नहीं बल्कि खास बन जाता है। बिल्कुल सही कह रही। छाता भी यही सोचकर मन ही मन मुस्कुराता है और बहुत खुश होता है, इतराता भी है, क्योंकि धूप और बारिश का छाते से अटूट नाता है। बारिश में इतने छाते देखकर कई बार तो ऐसा लगता है कि लोग घर पर बैठे हैं और सिर्फ ये रंग बिरंगे छाते सड़क पर चल रहे हैं। छाता नया है या पुराना, काला है या रंगीन, इस बात से फर्क क्या पड़ता है। दिन रात बरसती बूंदें आखिर छाते की याद दिला ही देती हैं। बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है मानो छतरी को देखकर धूप और बारिश प्रचंड हो जाती है, तो बस जल्दी जल्दी घर पहुंचना है, और पहुंचते ही जल्दी जल्दी घर पहुंचना ही याद आता है। प्रेमी जोड़े इस मौसम का आनंद लेने बाहर जरूर निकलते हैं। कुछ रिमझिम बारिश में भीगना चाहते हैं, कुछ दूर बैठकर बूंदों का मजा लेते हैं। लेकिन प्यार भरी नोकझोंक तब होती है जब एक को तो भीगना होता है और दूसरा बिल्कुल भीगना ही नहीं चाहता। तब छतरी खोलकर बारिश से बचना भी चाहे तो कई बार छतरी को तेज हवाएं उड़ा कर ले जाती हैं। वो बारिश का मौसम, वो हम दोनों का संग, एक ही छतरी के नीचे, कुछ गीले कुछ सूखे थे हम। उस बारिश के दिन सिर्फ दिल नहीं मिले, हमसे मिले थे तुम और तुमसे मिले थे हम, और खो बैठे थे उस बारिश में अपना दिल हम। भीग जाने दे, भीगे
गोपी कृष्ण फिल्म का गाना था, कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाजें थी, समीर के बोल थे, आनंद मिलिंद का संगीत था। और अब समय हो चुका है इजाजत लेने का। तो लेते हैं सखियों सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह, चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।